इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके जो CSI नेट में हायर कॉन्सेप्ट आता है उस सबको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम कंडक्टांस से। तो मेटल की वजह से होती है और एक होती है इलेक्ट्रोलाइट की वजह से। तो जो मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं उनमें जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो कंडक्टांस डिक्रीज़ होगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो मेटल कर्नल होते हैं वो वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं और जब वो वाइब्रेट करेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगी जिसकी वजह से कंडक्टांस डिक्रीज़ होगी। ऑन दी अदर हैंड अगर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टांस की बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट के केस में टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो स्पीड इंक्रीज़ होती है उनकी और उनकी फिर कंडक्टांस इंक्रीज़ होगी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ मोलर कंडक्टांस। तो हमें पता है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की वजह से जो कंडक्टांस होती है उसको मोलर कंडक्टांस बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा m इज इक्वल टू कापा Vm। Vm इज़ द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हैविंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे मोल्स पर वॉल्यूम से और यही कंसंट्रेशन है। तो यहाँ से कापा अपॉन कंसंट्रेशन आ जाएगा। ये कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में है तो इसको मैं सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करूँगी तो मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। तो ये फॉर्मूला होगा कापा 1000 अपॉन में कंसंट्रेशन। अगर मोलर कंडक्टिविटी है तो मोलरिटी आएगी नीचे और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है तो यहाँ पे नॉर्मलिटी आएगी। और नॉर्मलिटी और मोलरिटी के बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है नॉर्मलिटी इज इक्वल टू n फैक्टर इंटू में मोलरिटी। इसको जब यहाँ पे पुट करेंगे तो इन दोनों के बीच में रिलेशन आता है लैम्डा m जेड फैक्टर लैम्डा इक्विवेलेंट। और यहाँ पे जेड फैक्टर जो टोटल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है किसी इलेक्ट्रोलाइट पे वो है। अब बात करते हैं कंडक्टांस की वेरिएशन विद डाइल्यूशन। जब हम डाइल्यूट करते हैं सॉल्यूशन को दोनों के केस में तो क्या कंडक्टांस डिक्रीज होगी इंक्रीज। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में भी कंडक्टांस इंक्रीज होती है क्योंकि डाइल्यूशन करने पे स्पीड ऑफ आयंस इंक्रीज हो जाती है। जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट में डिग्री ऑफ डिसोशिएशन इंक्रीज हो जाएगी जिसकी वजह से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो जाएंगे हमारे सॉल्यूशन में। सो कंडक्टांस विल गेट इंक्रीज। नेक्स्ट टर्म है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी होती है कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। मतलब यहाँ पे हमने वॉल्यूम फिक्स कर दी। सो वॉल्यूम फिक्स कर दी और डाइल्यूशन हम करवा रहे हैं तो नंबर ऑफ आयंस तो कम होंगे उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन वॉल्यूम में, इसलिए कंडक्टिविटी दोनों के केस में डिक्रीज होती है। सो कंडक्टेंस इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, कंडक्टिविटी इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो हमारे मास पे डिपेंड नहीं कर रही क्योंकि ये वैल्यू फिक्स्ड है। बट ये दोनों ही एडिटिव प्रॉपर्टीज़ हैं कि हम टोटल सॉल्यूशन की कैलकुलेट कर सकते हैं हमारे कंपोनेंट की ऐड करके डायरेक्ट। ओके, नाउ इज लैम्डा m मीन्स मोलर कंडक्टेंस। उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा जब हम डाइल्यूशन करवा रहे हैं सॉल्यूशन की। तो कापा जो है वो तो ठीक है डिक्रीज कर रही है अभी हमने देखा, लेकिन वॉल्यूम तो इंक्रीज कर रही है, मतलब कंडक्टेंस तो इंक्रीज होनी चाहिए क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है। तो ओवरऑल लैम्डा m पे इफेक्ट पड़ता है कि ये भी इंक्रीज होती है। लैम्डा m अपॉन डाइल्यूशन इंक्रीज करती है और इसका ग्राफ भी हमने 12th में पढ़ा है, वो बनता है ऐसे, दैट इज लैम्डा m अपॉन रूट c के बीच में जब ग्राफ बनाएंगे तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में तो धीरे धीरे इंक्रीज होगी मोलर कंडक्टेंस। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में रैपिड इंक्रीज होती है, पहले कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा लेकिन एकदम से इंक्रीज होगी क्योंकि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है ना वो एकदम से इंक्रीज हो जाती है, इसलिए ये दोनों का ग्राफ है। और इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब बिल्कुल जीरो पे जब हम देखें कंसंट्रेशन जीरो तो वो वैल्यू आती है लैम्डा m नॉट, दैट इज इनफाइनाइट पे जो वैल्यू होती है। अब हमने ओस्टवाइल डाइल्यूशन लॉ भी पढ़ा हुआ है हमारे आयनिक इक्विलिब्रियम में, जहाँ पे हमें पता है कि हमारे पास जो रेट कांस्टेंट होता है इलेक्ट्रोलाइट का वो कैसे रिप्रेजेंट होता है C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ये कंप्लीट डिसोशिएट नहीं होता, इसलिए हम इसकी डिग्री ऑफ डिसोशिएशन होती है मान लो अल्फा है तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे C माइनस C अल्फा, और जो आयंस बने हैं वो बनेंगे C अल्फा और C अल्फा। और हमें पता और फॉर्मूला आता है K C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। तो यहाँ पे हम अल्फ़ा की वैल्यू ना मोलर कंडक्टेंस के टर्म्स में निकाल सकते हैं और वहाँ से पुट करके के की वैल्यू निकाल लेंगे। सो अल्फ़ा इज लैम्डा m अपॉन लैम्डा m नॉट, ये भी हमने पढ़ा है पहले। तो हम ये अल्फ़ा की वैल्यू निकाल के के में पुट कर देंगे, तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस पुट कर देना है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक्स डी बाय हुकेल-ऑनसेगर थ्योरी। तो इस थ्योरी में जो हमारा डाइल्यूशन करने पे कंडक्टेंस इंक्रीज़ हो रही है वो क्यों हो रही है उसके रीज़न के बारे में बताया है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में दो इफेक्ट काम करते हैं। फर्स्ट वन इज़ एसिमेट्रिक इफेक्ट, सेकंड वन इज़ इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। तो एसिमेट्रिक इफेक्ट में क्या होता है कि हमारे पास सॉल्यूशन में जो आयंस प्रेजेंट है ना उसके पास ना अपोजिट चार्ज के आयन प्रेजेंट होंगे जो इसको हेल्ड करके रखेंगे। तो जब ये इलेक्ट्रोड के पास मूव करेगा तो
वो इतना ईजिली मूव नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको कुछ आयंस रोक रहे हैं, हिंड्रेंस क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन डाइल्यूशन करने पे ये आयंस दूर दूर हो जाएंगे और फिर ये ईजिली इसकी स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी और वो मूव कर पाएगा अपने इलेक्ट्रोड के पास। ये था एसिमेट्रिक इफेक्ट कि हमारा एनवायरनमेंट डिसाइड करेगा कि चार्ज फास्ट मूव करेगा या स्लो मूव करेगा। सेकंड जो फैक्टर था वो था इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। इसमें भी ये मोस्ट एक जैसा सा ही था कि हमारे पास जो आयन है ना उसके आसपास हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल होंगे जो उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ अट्रैक्ट होंगे, और जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो ये जो आयंस हैं इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ जाती है, आयंस और ये जो वाटर मॉलिक्यूल है उनके बीच में। इसकी वजह से उसकी हाइड्रेटेड स्फीयर कम हो जाएगी और वो ईजिली मूव कर पाएगा। बहुत लगभग मिलते जुलते हैं ये। तो ये था इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। और इसको हम ये जो पूरा जो ऑनसेगर थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंग एक टर्म आती है दैट इज़ लैम्डा m इज इक्वल टू लैम्डा नॉट माइनस में, क्योंकि ये तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन है जो कि मैक्सिमम है, तो इसमें से कुछ तो फैक्टर माइनस करेंगे। जो ये फैक्टर हमने स्टडी की एसिमेट्रिक इफेक्ट और इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट, तो इन दोनों की वजह से कुछ डिक्रीज़ होएगा। वो डिक्रीज़ ये जो टर्म है ये रिप्रेजेंट करती है ए और बी। ए एसिमेट्रिक इफेक्ट की वजह से जो डिक्रीज़ आ रहा है, बी जो इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट की वजह से डिक्रीज़ आ रहा है। एनसीईआरटी जो 12th की है उसमें इस पूरे टर्म को हमने ए से रिप्रेजेंट किया है और वो हमारी चार्ज ऑन आयंस पर डिपेंड करती है। अगर मान लो NaCl और KCl होगा तो दोनों के केस में चार्ज सेम है तो उसका जो पूरा ए फैक्टर है वो दोनों का ही सेम रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पे मैं BaCl2 ले लूँ या फिर H2SO4 ले लूँ तो इन दोनों के केस में इनसे अलग ए फैक्टर आएगा क्योंकि चार्ज पर डिपेंड करता है। और यहाँ से हम ए और बी की यूनिट भी निकाल सकते हैं। ये एक न्यूमेरिकल है, कोलराज-श्लापे जो बेस है, तो ये हमने निकाले हुए हैं, 12th में बहुत बार किया हुआ है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज़ फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनिक कंडक्टिविटी, कि डाउन द ग्रुप कोई आयंस है, मान लो ग्रुप 1 की बात हो रही है यहाँ पे। ये भी हमने पढ़ा हुआ है कि डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हमारा जो साइज़ है वो वैसे तो हमें दिख रहा है इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन इन सॉल्यूशन में जब हाइड्रेटेड स्फीयर बनता है उसके अराउंड तो साइज़ के डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ होता है। ये हाइड्रेटेड रेडियस है वो लीथियम की सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि स्मॉल साइज़ का है, चार्ज इस पर ज़्यादा है, इसलिए इसकी हाइड्रेटेड रेडियस ज़्यादा होती है, तो इसकी स्पीड उतनी कम हो जाएगी क्योंकि इसका साइज़ अब बड़ा हो गया। तो जो लैम्डा नॉट की वैल्यू आएगी, कंडक्टेंस की वैल्यू, वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ होती है। तो एक ये केस है। लेकिन एक हमारा एक्सेप्शन है यहाँ पे HCl और NaCl का, क्योंकि HCl तो स्मॉल साइज़ का H पॉजिटिव चार्ज तो इसकी कंडक्टिविटी कम होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि यहाँ पे काम करता है ग्रोथस कंडक्टेंस। ग्रोथस कंडक्टेंस एक्सप्लेन करता है कि हमारा जो वाटर है ना उसके केस में प्रोटॉन ट्रांसफ़र होता है, मतलब एक प्रोटॉन चार्ज के साथ दूसरे मॉलिक्यूलर के पास जाता है, फिर यहाँ से ये दूसरे मॉलिक्यूल के पास, तो ऐसे प्रोटॉन ट्रांसफ़र हो रहा है, मतलब इस H+ चार्ज को पूरी डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करनी पड़ रही, यहाँ प्रोटॉन जंप हो रहा है। ये ग्रोथस कंडक्टेंस होती है, इसकी वजह से इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है और इसलिए इसकी कंडक्टेंस सबसे ज़्यादा होती है। OH नेगेटिव के केस में भी ऐसा ही होता है। सो ये थी ग्रोथस कंडक्टेंस। तो अगर ओवरऑल इफेक्ट देखें तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे आयंस की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है, स्पीड एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है, तो हमारी लैम्डा नॉट की वैल्यू इंक्रीज़ होगी, मतलब जो कंडक्टेंस है उसकी वैल्यू इंक्रीज़ होगी। यही एक्सप्लेन किया है इसमें भी। इसमें विस्कोसिटी जस्ट अपोजिट शो करेगा। प्रेशर बढ़ा देंगे तो मतलब विस्कस हो गया, तो इसकी वजह से स्पीड डिक्रीज़ हो जाएगी। अब नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्ट नंबर। ट्रांसपोर्ट नंबर इज़ फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट कैरिड बाय एन आयन, मतलब एक सॉल्यूशन के अंदर एक पर्टिकुलर आयन हमारा कितना चार्ज कैरी कर रहा है, करंट कैरी कर रहा है, तो उसके फ्रैक्शन को हमने ट्रांसपोर्ट नंबर बोला है। इसको कैलकुलेट करने का मेथड है कि करंट कैरिड बाय कैटायन इज़ I+ मान लिया, अनायन I- और टोटल I+ I-। तो फ्रैक्शन निकालते हैं तो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज विल बी I+ अपॉन में टोटल करंट, ऐसे ही ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ अनायन विल बी I- अपॉन टोटल करंट। इसी को मैं अलग क्वांटिटीज़ भी यहाँ पे पुट कर सकती हूँ, करंट की जगह चार्ज पुट कर सकती हूँ, स्पीड पुट कर सकती हूँ और आयनिक मोबिलिटी पुट कर सकती हूँ। आयनिक मोबिलिटी इज़ दी स्पीड, बस वो इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में जो स्पीड होती है वो आयनिक मोबिलिटी होती है। अब ट्रांसपोर्ट नंबर और लैम्डा के बीच में क्या रिलेशन है कि ट्रांसपोर्ट नंबर
भी मान लो लैम्डा एम नॉट भी कटायंस का होगा, जो कंडक्टांस होगी, और वो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये जनरल फॉर्मूला बनता है कि ये कटायन की लैम्डा नॉट वैल्यू अपन में टोटल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, पूरे इलेक्ट्रोलाइट की जो भी कंडक्टांस है वो, ऐसे ही ट्रांसपोर्ट नंबर निकालना है। कि यहाँ से हमने कटायन हमारा ये आया तो कटायन का ही रखेंगे ऊपर अपन में टोटल इलेक्ट्रोलाइट की, दैट इज़ कटायन माइनस अनायन, सॉरी प्लस अनायन। और अगर यहाँ पे स्टिशियोमेट्री भी इन्वॉल्व करनी है, अगर स्टिशियोमेट्री दे रखी है तो स्टिशियोमेट्री से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो गया रिलेशनशिप बिटवीन ट्रांसपोर्ट नंबर एंड लैम्डा एम। अब आयनिक मोबिलिटी होती है स्पीड ऑफ आयन अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड, मीन्स स्पीड ऑफ कटायन, अगर कटायन की बात कर रहे हैं तो स्पीड ऑफ कटायन अपन में पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, ग्रेडियंट बोलते हैं, मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस अपन में पर यूनिट लेंथ, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है एक लेंथ के अक्रॉस, वो यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा। यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करके यूनिट भी निकाल लेंगे, मतलब स्पीड की होती है मीटर पर सेकेंड, पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है वोल्ट पर मीटर, यहाँ से इसकी यूनिट आ जाएगी। नेक्स्ट रिलेशन है बिटवीन आयनिक मोबिलिटी एंड लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। सो आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ कटायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन विल बी लैम्डा नॉट अपॉन में जेड एफ, दिस इज टोटल चार्ज, मतलब जो हमारे आयंस के ऊपर जो चार्ज है इनटू में चार्ज कैरिंग बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज 96500, ये इसका फॉर्मूला है। अब ये जो हमने कंडक्टांस निकाली है उसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है। सबसे फर्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। हमें पता है जब अल्फ़ा निकाल सकते हैं तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल लेंगे, क्योंकि अल्फ़ा में पता है लैम्डा एम अपॉन में लैम्डा एम नॉट, तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकल जाएगी। सेकंड वन इज़ कैलकुलेशन ऑफ सोल्युबिलिटी एंड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत क्वेश्चन हर बार आता है मैक्सिमम। सो इसमें क्या होता है ना, सोल्युबिलिटी और सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट हम कैलकुलेट करेंगे जब अगर हमें लैम्डा एम की वैल्यू पता है, क्योंकि लैम्डा एम अगर देखें तो होता है कंडक्टिविटी अपॉन कंसंट्रेशन, मतलब इस फॉर्मूले से हम कंसंट्रेशन निकाल लेंगे, और एक बार कंसंट्रेशन पता चल गई तो हमें पता है सोल्युबिलिटी और कंसंट्रेशन को हम बराबर ही रखते हैं। तो यहाँ से अगर के एस पी की वैल्यू निकालें ए जी प्लस और प्लस मतलब ब्रैकेट में सी एल माइनस, तो यहाँ से एस की जगह यहाँ पे मैं कंसंट्रेशन रख दूँगी, तो के एस पी होता है ए जी, मतलब ये अगर ये पूरा इलेक्ट्रोलाइट है तो ये कटायन और अनायन इनकी कंसंट्रेशन और रेज टू द पावर ऑफ इट्स स्टिशियोमेट्री, यहाँ पे 1 स्टिशियोमेट्री इसलिए यहाँ पे 1 ही है ओनली, अगर कुछ और होता तो यहाँ पे हम उसकी पावर रखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम अगर कंसंट्रेशन निकल गई तो हमारा एस वैल्यू निकल जाएगी, एस निकल गई तो के एस भी निकल जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आगे न्यूमेरिकल्स सोल्व करेंगे तब इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखने की ज़रूरत है कि यहाँ पे जब हम कापा लिख रहे हैं ना वो कापा साल्ट का होता है, और हमें क्वेश्चन में सॉल्यूशन का दे रखा होगा, तो सॉल्यूशन में तो वाटर भी प्रेजेंट है, तो हमें पूरे सॉल्यूशन में से वाटर की माइनस करेंगे फिर हमारी साल्ट की आ जाएगी। तो कापा ऑफ साल्ट पुट करना है अपन में लैम्डा एम ऑफ साल्ट जो हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा। सो ऐसे करके हम हमारा निकाल सकते हैं सोल्युबिलिटी। नेक्स्ट टॉपिक है कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। अब हमें पता है कि जब एसिड बेस की टाइट्रेशन हम करवाते हैं तो हम उसमें इंडिकेटर डालते हैं, जिससे हमें पता चले कि हाँ इतना जो कंसंट्रेशन है वो रिएक्ट हो गई है हमारी एसिड की बेस के साथ, फिर हमें एक नया कलर देखने को मिलता है। लेकिन हर एक केस में हमारे पास इंडिकेटर हो ऐसा ज़रूरी नहीं, क्योंकि वीक एसिड और वीक बेस के केस में हमारे पास कोई इंडिकेटर प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए हम एक नई टाइट्रेशन होती है दैट इज़ कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, वो परफॉर्म करवाते हैं एसिड और बेस के केस में। तो हमें इसका जो प्रिंसिपल है वो मेन है हमारा कि ड्यूरिंग टाइट्रेशन वन ऑफ आयन इज रिप्लेस्ड बाय अनदर एंड दीज टू आयन डिफर इन देयर आयनिक कंडक्टिविटी विद द रिजल्ट दैट कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन चेंजिंग ड्यूरिंग टाइट्रेशन। अब हमें पता है एसिड है बेस है, दोनों के डिफरेंट आयन्स होंगे और उन डिफरेंट आयन्स की डिफरेंट कंडक्टिविटी होगी। तो ये इसका ग्राफ हम बनाते हैं, जैसे जैसे बेस डालेंगे तो हमारी जो कंडक्टिविटी है वो उसमें चेंज आएगा, तो उसके बेस पे हमें पता चल जाएगा कि कब हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट आया, कब हमारी कंसंट्रेशन ऑफ जो एसिड है वो फिनिश हो गई। तो सबसे पहले केस है स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस का। तो इस केस में हमारे पास HCl रहेगा सबसे पहले हमारे जो फ्लास्क होता है उसमें, फिर उसमें धीरे धीरे हम हमारा बेस ऐड करेंगे। तो स्टार्टिंग में हमारे पास H+ आयन है, मतलब H+ आयन की हमें पता है कि आयनिक कंडक्टिविटी जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है,
तो बाय द टाइम वो बेस डालेंगे तो उसके साथ रिएक्ट करेगा, साल्ट बनाएगा। साल्ट में Na और Cl हो, उनकी तो कंडक्टिविटी कम होती है H+ से, तो इसलिए कंडक्टिविटी का ग्राफ ऐसे डिक्रीजिंग आएगा। और जब तक वो कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगी HCl की बेस के साथ, तो वो होगा इक्विवेलेंस पॉइंट। उसके बाद हम NaOH डालते जाएंगे। अब OH नेगेटिव आयन प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, उसकी वजह से कंडक्टेंस इंक्रीज होगी। तो ये ग्राफ है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस का। नेक्स्ट है वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। अब हमें पता है स्टार्टिंग में हमारे पास वीक एसिड है। वीक एसिड तो कम्प्लीटली डिसोशिएट होता ही नहीं, इसलिए हमारे पास स्टार्टिंग में इतने नंबर ऑफ आयंस नहीं होंगे और कंडक्टिविटी भी कम होगी। तो स्टार्टिंग में तो, और अगर वो डिसोशिएट भी होता है तो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से फिर से रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी। तो ये थोड़ा सा जो डिक्रीज आ रहा है वो आ रहा है ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से। लेकिन बाय द टाइम जैसे जैसे हम उसमें बेस डाले जा रहे हैं तो वो साल्ट फॉर्म करेगा, और साल्ट की वजह से नंबर ऑफ आयंस बनेंगे और उनकी वजह से हमारी कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी स्लोली। एट दिस पॉइंट वेयर ऑल वीक एसिड विल बी न्यूट्रलाइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग बेस, यहाँ तक वो पॉइंट इक्विवेलेंस पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास NaOH हम डाल रहे हैं जिसमें OH नेगेटिव आयन है और वो बहुत स्ट्रॉन्ग आयनिक कंडक्टिविटी शो करता है, तो उसकी वजह से हमारी ये रैपिड इंक्रीज आएगा। तो ये ग्राफ है वीक एसिड वर्सेज स्ट्रॉन्ग बेस का। नेक्स्ट ग्राफ इज स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेज वीक बेस। तो स्टार्टिंग में हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, और हमने बाय द टाइम हमने उसमें एसिड वीक बेस डाला तो साल्ट बनेगा। अब स्ट्रॉन्ग एसिड है तो पहले तो H+ था आयन, जिसकी बहुत ज़्यादा कंडक्टिविटी होती है, वो हमारा यूज़ अप होता जा रहा है साल्ट बनने में, इसलिए कंडक्टिविटी स्टार्टिंग में डिक्रीज़ होएगी। उसके बाद वीक बेस जब उसको कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज कर देगा, तो अब हम वीक बेस डाले जा रहे हैं, वो डिसोशिएट नहीं होएगा फर्दर, क्योंकि वो एक वीक बेस है और कॉमन आयन इफेक्ट होने की वजह से इसकी जो डिसोशिएशन है वो और डिक्रीज हो जाएगा, इसलिए फर्दर डिसोशिएट नहीं होगा। तो ये ग्राफ आता है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस का। नेक्स्ट ग्राफ इज ऑफ वीक एसिड वर्सेस वीक बेस। इस केस में हमारे पास स्ट्रॉन्ग वीक एसिड है, ठीक है, स्टार्टिंग में हमारे पास नंबर ऑफ आयंस बहुत कम है, लेकिन जैसे जैसे हम उसमें वीक बेस डाल रहे हैं तो साल्ट की तो फॉर्मेशन हो रही है, साल्ट बन रहा है तो हमारे पास नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो रहे हैं, इसकी वजह से स्टार्टिंग में हमारे पास इंक्रीमेंट होएगा कंडक्टिविटी का। यहाँ पे आएगी कंडक्टिविटी और यहाँ वॉल्यूम। उसके बाद जब वो इक्विवेलेंस पॉइंट पे पहुंच जाएगा, उसके बाद हम बेस डाल रहे हैं जो कि वीक बेस है, तो वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि एक वीक है, ये कम्प्लीटली डिसोशिएट नहीं होगा और कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से डिक्रीज हो जाएगी इसकी। नेक्स्ट केस इज मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। तो हमारे पास स्टार्टिंग में है स्ट्रॉन्ग एसिड भी है और वीक एसिड भी। एग्जाम्पल के लिए HCl और एसिटिक एसिड ले लिया, तो HCl तो सबसे पहले न्यूट्रलाइज करेगा, अगर स्ट्रॉन्ग बेस डालेंगे तो सबसे पहले HCl न्यूट्रलाइज होगा, और HCl न्यूट्रलाइजेशन होगी जब तक V1 वॉल्यूम हमारी यूज़ होएगी, क्योंकि H+ है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और बेस डाल रहे हैं तो ये सारे यूज़ अप होंगे, तो इसकी कंडक्टिविटी डिक्रीज होएगी। ये जब HCl का न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट है यहाँ तक, उसके बाद हम जो बेस डाल रहे हैं वो न्यूट्रलाइज करेगा वीक एसिड को। तो ये वीक एसिड को न्यूट्रलाइज करने में हमारे नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा होंगे, मतलब बढ़ेंगे, क्योंकि साल्ट फॉर्मेशन होएगी। तो ये इंक्रीमेंट है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। यहाँ तक सारा बेस, मतलब जो हमारा एसिड था वो यूज़ अप हो गया, उसके बाद जस्ट हम बेस ऐड कर रहे हैं तो हमारी ये NaOH की वजह से इंक्रीमेंट आ रहा है कंडक्टिविटी में। तो ये V1 वॉल्यूम हो गई HCl को न्यूट्रलाइज करने की, ये V2 वॉल्यूम हो गई हमारे वीक एसिड CH3COH को न्यूट्रलाइज करने की, ठीक है। इसी में एक कई बार ग्राफ हमारा बना देते हैं कि एक्स एक्सिस पे तो लो वॉल्यूम ऑफ NH वॉल्यूम ऑफ बेस एंड वाई एक्सिस पे लो कंडक्टिविटी। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए अब हम इसको ऐसे पलट के तो देख नहीं सकते, इतना मतलब इमेजिन नहीं कर पा रहे, तो इसको हम पहले मिरर इमेज बनाएंगे इसकी। जिसकी मिरर इमेज बनानी है कापा वॉल्यूम ऑफ NH4OH, और उसके बाद इसको ऐसे रोटेट कर देंगे, रोटेट करने के बाद ये वाला ग्राफ हमारा बन जाएगा। अब ये दो न्यूमेरिकल हैं, इसमें हमें कंडक्टिविटी दे रखी है बेस की और कंडक्टिविटी दे रखी है एसिड की, और दोनों की इक्वल अमाउंट है। मान लो हमने एसिड और बेस को ऐड किया और उसके बाद जो सॉल्यूशन बना उसकी कंडक्टिविटी है ये हमें दे रखी है, तो हमें λm की वैल्यू निकालनी है। तो λm कैसे निकालते हैं? λm होता है कापा अपॉन में कंसनट्रेशन। तो कापा की तो वैल्यू हमें दे रखी, ये है सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी। कंसनट्रेशन निकालनी है, कंसनट्रेशन हमें पता है हमारे पास 0.1 मोलर HCl है, 0.1 मोलर NaOH है और सेम कंसनट्रेशन है। तो जो साल्ट बनेगी उसकी क्या कंसनट्रेशन होगी?
मतलब जो हमारे पास पता है दोनों की कंसंट्रेशन सेम है, तो ये भी, इसकी मोलरिटी भी 0.1 होगी, लेकिन वॉल्यूम कितनी होगी, वॉल्यूम होगी इसका 1 लीटर, इसका 1 लीटर ऐड करने के बाद 2 लीटर, तो ये इसकी कंसंट्रेशन आती है 0.05। अभी हम इस लैम्डा एम में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारी लैम्डा एम की वैल्यू आ जाएगी। ये सिंपल था। नेक्स्ट है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल में भी हमें मोलर कंडक्टिविटी दी रखी है वीक एसिड की, ओके, सेल कांस्टेंट भी दे रखा है उसका में, और ये हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी दैट इज़ लैम्डा एम की वैल्यू है। अब जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज़ हैं एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन H प्लस और X माइनस की, वो हमें इतनी दे रखी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, तो पी के निकालना है HX का, ओके। तो सबसे पहले तो पी के होता क्या है, नेगेटिव लॉग ऑफ के, और के कैसे निकालते हैं, मोस्ट वाइल डाइल्यूशन लास्ट से हमारे पास फॉर्मूला आता है सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे। अल्फा हमें पता है लैम्डा एम अपॉन लैम्डा नॉट एम होता है, तो लैम्डा नॉट एम हमें कितना दे रखा है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे H प्लस X माइनस को ऐड कर देंगे तो वो HX की आ जाएगी, दैट इज़ दिस 760। लैम्डा में गिवन है, तो अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट, ये जो वैल्यू आएगी उस अल्फ़ा को पुट कर देंगे इसमें, के आ जाएगा, और फिर नेगेटिव लॉग ऑफ के निकाल लेंगे, दैट इज़ पी के।